28 मई 1998 में पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की लीडरशिप में अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसमें 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक ही वक्त में टेस्ट किए गए और इसका कोड नेम था शगाई 1। ये टेस्ट इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट का जवाब थे, जिस प्रोजेक्ट का नाम पोखरान 2 था। पोखरान 2, जिसे ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता था, इंडिया की तरफ से मई 1998 में किए गए थे, जिसमें इंडिया ने 5 न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था। Range ready? Ready. Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. ये टेस्ट इंडियन आर्मी ने पोखरान टेस्ट रेंज के इलाके में किए थे, जो कि राजस्थान में एक इलाका है, और ये उनके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में किए गए थे। और इनका मकसद ये बताना था कि इंडिया के पास फिजन और थर्मोन्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार बनाने की कैपेबिलिटी है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइसेस 2:15 बजे, मतलब 15:15 बजे रास्को हिल्स, शगाई डिस्ट्रिक्ट, बलोचिस्तान में डिटोनेट किए। ये सारे जो टेस्ट थे, इनकी एक मजे की बात ये थी कि ये जमीन के अंदर किए गए थे, ना कि जमीन के बाहर किए गए थे, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है 1950 से 1960 के दरमियान बहुत बड़ी कंट्रीज जो हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस और जापान वगैरह, इन्होंने जमीन के ऊपर और समुंदर के ऊपर कुछ टेस्ट किए थे। 1950 से 1960s के दरमियान यूएसए और फ्रांस ने समुंदर के ऊपर और आसमानों पर भी न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन उससे कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिसकी वजह से ये बंद करना पड़ा। जब भी आप आसमान पर या समुंदर के ऊपर एटॉमिक टेस्ट करते हो तो आपके रेडिएशंस फॉल आउट होते हैं, एनवायरनमेंट और लोगों को इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और दुनिया भर में जो होती है वो अपोजिशन बढ़ जाती है। इसलिए 1963 के बाद से अंडरग्राउंड टेस्टिंग की जाने लगी। अब पाकिस्तान ने 28 में 1998 को जो टेस्ट किए थे, उनमें जो हमारे पास डिवाइसेस थे वो यूरेनियम पर मबनी डिजाइन्स पर तैयार किए गए थे। ये टेस्ट तकरीबन 20 साल की अनथक मेहनत के बाद किए गए थे, और हमारे पास जो एटॉमिक प्लान बेसिकली स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान का, वो 1972 में हुआ था। इस टेस्टिंग प्रोग्राम में बहुत सी अहम शख्सियात थी, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, PAEC के चेयरमैन डॉक्टर इशफाक अहमद और डॉक्टर समर मुबारकमंद थे। दोबारा से कुछ टेस्ट 30 मई 1998 को भी किए गए थे, जो कि शगाई 2 के नाम से जाने जाते हैं, और जिसमें प्लूटोनियम बेस्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। जो 28 मई 1998 को हुए थे उसमें यूरेनियम बेस्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ था, और जो 30 मई 1998 को हुए थे उसमें प्लूटोनियम बेस्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ था। नवाज शरीफ ने इन टेस्टों को टेलीविजन पर आकर भी अनाउंस किया और पूरी कौम से कहा कि पूरी कौम, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरीज और तमाम एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस पर बाजा तौर पर फख्र करती है। उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी एग्रेशन को रोकने की सलाहियत रखता है। तो क्या कहानी है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की? क्यों उन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक वेपन्स प्रोग्राम कहा जाने लगा, और क्या वजह है कि इस दुनिया में जाने से पहले उन्हें फुटपाथ्स पर बहुत ही निराशी से देखने को मिला? आइए जानते हैं इस वीडियो में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कहानी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भोपाल, इंडिया में पैदा हुए थे। 1952 तक अब्दुल कदीर खान ने भोपाल के एक मुकामी स्कूल से ही अपना मैट्रिक किया। क्योंकि भोपाल में रहते थे तो उन्होंने सिंध मेल ट्रेन के जरिए भोपाल से पाकिस्तान हिजरत कर ली। अब आप लोग सोचेंगे कि कौन सी सिंध मेल ट्रेन है जो बेसिकली पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान चलती होती थी? तो सिंध मेल ट्रेन बेसिकली एक रेल सर्विस थी जो तकरीबन पार्टीशन के आसपास इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चला करती थी। ये ट्रेन बॉम्बे, भोपाल, दिल्ली और कराची जैसे शहरों को कनेक्ट करती थी। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, खास तौर पर मुस्लिम्स के लिए। ये ट्रेन पहले बॉम्बे से कराची तक चलती थी और रास्ते में भोपाल, दिल्ली और लाहौर जैसे शहरों से गुजरती थी। पार्टीशन के बाद भी उन चंद ट्रेन में से एक थी जो लोगों के लिए इंडिया से पाकिस्तान के दरमियान सफर का जरिया बनती होती थी। इसे मेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं बल्कि पोस्ट लेकर भी आया जाया करती थी।
लेकिन बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशंस बढ़ गई और 1965 की जंग भी हुई तो ये सर्विस बंद कर दी गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1952 में भोपाल इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की। ये हिजरत उन्होंने इस वजह से की क्योंकि पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू के दरमियान बहुत ज़्यादा मजहबी टेंशंस बढ़ गई थी। डेट्स वाई उन्होंने कंसीडर किया कि मैं पाकिस्तान हिजरत ही कर जाता हूँ। यहाँ आने के बाद कुछ अर्सा उन्होंने डीजे कॉलेज साइंस में तालीम हासिल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ट्रांसफ़र हो गए। 1956 में उन्होंने बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री की सॉलिड फिजिक्स में, जिसमें उनका फोकस सॉलिड स्टेट फिजिक्स था। उसी साल उन्होंने कराची मेट्रोपॉलिटन कंपनी में इंस्पेक्टर के तौर पर काम शुरू किया, जहां वो मेयर्स और वेट्स चेक करते थे। ये एक गवर्नमेंट रिलेटेड ड्यूटी होती है बेसिकली, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि लोग मार्केट में सही वजन और नापतोल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और किसी को धोखा तो नहीं दे रहे। 1958 तक उन्होंने यहाँ काम किया और फिर वेस्ट बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, जहां उन्होंने मटेरियल साइंस पढ़ना शुरू किया। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वो डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड्स चले गए। 2 साल के बाद उन्होंने डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट प्रोग्राम ज्वाइन किया बेल्जियम की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। 1972 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली और उसके बाद एम्स्टर्डम में एक इंजीनियरिंग फर्म ज्वाइन कर ली जो कि यूरेनको ग्रुप के सब कॉन्ट्रैक्टर से। अब इस वीडियो में यूरेनको ग्रुप्स एक बहुत अहम किरदार अदा रखता है और आप लोगों ने इसे याद रखना है, इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। यूरेनको ग्रुप बेसिकली एक ब्रिटिश न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी थी जो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम करती थी। अब यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या? यूरेनियम एक ऐसी धात का नाम है जो कि बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूज होती है और यूरेनियम के भी अंदर कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। जो यूरेनियम 235 है वो इनकम्प्लीट होता है एटॉमिक टेस्ट के लिए और उसे कंप्लीट बनाया जाता है। उसमें से यूरेनियम 238 को निकाला जाता है जो कि एटॉमिक एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम ये होता है बेसिकली यूरेनियम 235 के अंदर से आप यूरेनियम 238 को एक्सट्रैक्ट करते हो जो कि बेसिकली बहुत अच्छा होता है एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए। मई 1974 में स्माइलिंग बुड्ढा इंडिया का पहला कामयाब न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट था जो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरान टेस्ट रेंज में किया गया था। ये पोखरान 1 था, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था वो पोखरान 2 था। इस टेस्ट ने इंडिया को चंद मुमालिक में शुमार कर दिया था जिन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाए थे और इंडिया छठा मुल्क बन गया जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, वो भी उन 5 बड़े यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के अलावा। जुल्फिकार भुट्टो जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम घास तो खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। इसलिए उन्होंने सीक्रेट वेपन्स का प्रोसेस स्टार्ट किया जिसका नाम प्रोजेक्ट 706 था। जी आप बिल्कुल सही समझे, जो हमारा एटॉमिक एनर्जी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट प्रोजेक्ट 706 से हुआ था। इसमें बशीरुद्दीन महमूद और उनकी टीम ने अलमेलो जाकर डॉक्टर खान को पीएम भुट्टो का खत दिया जिसमें उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया। भुट्टो ने सोचा कि अगर ये बंदा पाकिस्तान का प्रोग्राम ज्वाइन कर ले तो हम बहुत तेजी से यूरेनियम इनरिचमेंट का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यूरेनको ग्रुप की एक कंपनी में सब कॉन्ट्रैक्टर्स में यूरेनियम इनरिचमेंट का काम ही कर रहे थे और बशीरुद्दीन जो कि यहाँ पर हेड कर रहे थे बेसिकली, उन्होंने समझा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि ऑलरेडी यूरेनियम इनरिचमेंट का काम कर रहे हैं वो इस तरीके को पाकिस्तान में आकर बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। जब खान पाकिस्तान आए और भुट्टो से मिले तो उन्हें ऑफिशियली सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी पर काम का मशवरा दिया और इस पर और ज्यादा लर्निंग्स का मशवरा दिया गया। सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी वही होती है जो मैंने आपको पहले बताया जिसमें हम यूरेनियम को इनरिच करते हैं। अब जब यूरेनको ग्रुप में वो साथ साथ काम कर रहे थे, साथ साथ पाकिस्तान में इनरिचमेंट का काम उन्होंने शुरू किया, तो बेसिकली यूरेनको ग्रुप को इस चीज का शक हुआ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है वो पाकिस्तान में हमारे फॉर्मूलाज और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लेस सेंसिटिव डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया और लेस सेंसिटिव डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नीदरलैंड्स को छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए। 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने PAEC के इनरिचमेंट डिवीजन में शामिल हो गए जहां उन्होंने खलील कुरैशी के साथ काम किया। खान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने का आइडिया दिया जबकि PAEC मिलिट्री ग्रेड प्लूटोनियम पर काम कर रही थी। खान जो थे वो काम बहुत ज्यादा कर रहे थे लेकिन उन्हें यूरेनियम डिवीजन का डायरेक्टर नहीं बनाया गया और ये पोस्ट बशीरुद्दीन को महमूद को मिल गई जो बेसिकली जाकर अब्दुल कदीर खान को नीदरलैंड से लेकर आए थे, खत पहुंचाया था। तो उनका PAEC के साथ थोड़ा सा कंफ्लिक्ट शुरू हो गया और कुछ अरसे बाद प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को एक रिपोर्ट मिली जिसमें इनरिचमेंट प्रोग्राम की लो परफॉर्मेंस का जिक्र था।
भुट्टो ने खान को रेकमेंड किया कि वो महमूद की जगह इनरिचमेंट का प्रोग्राम लीड करें। इस सिलसिले में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज का आगाज हुआ। 1979 में डच गवर्नमेंट ने खान को न्यूक्लियर एस्पोनेज का सस्पेक्ट डिक्लेयर किया। ये क्या होता है, जब बेसिकली आप डच गवर्नमेंट में रह रहे थे और पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहे थे, तो उन्हें ये शक होने लगा कि यहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स और बेसिकली सीक्रेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में ट्रांसफर होने लग गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जब नीदरलैंड्स में सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ की एडवांस यूरेनियम इनरिचमेंट टेक्निक सीखी। जब वो पाकिस्तान आए तो उनके पास वो नॉलेज और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने उन पर इल्जाम लगाए कि उन्होंने वो राज चुराए हैं। इस वजह से उन्हें न्यूक्लियर एस्पोनेज का सस्पेक्ट डिक्लेयर किया गया, मतलब उन पर शक किया गया कि उन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स चोरी किए हैं। एम्स्टरडैम की एक कोर्ट ने उनको 1985 से 1989 तक गैर हाजिरी में सजा सुनाई। उनके लॉयर एसएम जफर ने टेक्निकल ग्राउंड पर खान की सफाई करवाई और ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी यूएसए से छुपाया जा रहा था और पाकिस्तान में बहुत तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था अंडर दी गाइडेंस ऑफ अब्दुल कदीर खान। बट यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी इंटरनेशनल पावर चाहती थी पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि पाकिस्तान ने अगर बॉम्ब बना लिया तो दुनिया में और भी कंट्रीज बनाने लग जाएंगी और ये चीज़ जो है वो अप्रिशिएट होने लग जाएगी और साउथ एशिया में जंग का खतरा बढ़ जाएगा, एक न्यूक्लियर टेंशन बढ़ जाएगी। इस वजह से पाकिस्तान को अपना प्रोग्राम छुप कर यानी सीक्रेटली चलाना पड़ा ताकि सैंक्शंस ना लग जाएं, फॉरेन एड ना रोकी जाए और उनके साइंटिस्ट को भी इंटरनेशनल एजेंसीज डिस्टर्ब ना करें। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यूएस को हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का पता चल गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूएस मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो न्यूक्लियर पावर को डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन ज़ियाउल हक ने बेसिकली उन्हें मना किया। लेकिन 28 जनवरी 1987 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक इंडियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया जिनका नाम कुलदीप नायर था। उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही थी और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बता दिया कि यूएस को जो शक है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान किसी न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान बेसिकली यूरेनियम को इनरिचमेंट करने का तरीका भी पाकिस्तान ने निकाल लिया और तकरीबन पाकिस्तान एंड में है कि एटॉमिक टेस्ट करे। और इस तरह से पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई। एक मिशन जो बेसिकली सीक्रेटली हो रहा था वो दुनिया की न्यूज़ में फैल गया, जिसकी वजह से ज़ियाउल हक ने भी इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया और बाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को टीवी पर आकर इस चीज़ को यू टर्न लेना पड़ा कि शायद हम ऐसा नहीं कर रहे और ये जो बात मैंने कही थी वो असल नहीं थी। अब इससे ये हुआ कि यूएस को कुछ ना कुछ तो पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने टीवी पर आकर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अब्दुल कदीर खान ने, तो थोड़ी सी हलचल हल्की हो गई। अब यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब बन रहा है और दुनिया को थोड़ा सा क्ल्यू है कि एटॉमिक एनर्जी में कुछ पाकिस्तान में काम हो रहा है और यहाँ पर फिर क्या काम स्टार्ट हुआ कि बेसिकली और तेज कर दिया गया काम को। और इस दौरान जीडी आलम ने एयर रिसर्च लेबोरेटरीज में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोटॉप सेपरेशन प्रोग्राम लीड किया। अब आइसोटॉप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बेसिकली कुछ फिजिक्स की टर्म है जिसमें बेसिकली जैसे मैंने यूरेनियम की एग्जांपल दी थी कि यूरेनियम 235 होता है, वो 238 में आप लोग कन्वर्ट कर देते हो। इसी तरह से हमारे पास आइसोटॉप्स बनाए जाते हैं। जीडी आलम ने सेंट्रीफ्यूग को 30,000 आरपीएम पर बैलेंस कर दिया। बाद में खान ने भी सेंट्रीफ्यूग को फर्स्ट जनरेशन डिजाइन सक्सेसफुल बनाया। खान को मिलिट्री ने सेंट्रीफ्यूग खान का लकब भी दे दिया क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। उन्होंने रोटेटिंग मैकेनिक्स पर पेपर भी पब्लिश किए 1990। अब हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी जो था डिफरेंट टेस्ट उस पर हो चुके हुए थे, पेपर्स लिखे जा चुके हुए थे और पाकिस्तान तैयार हो चुका हुआ था कि वो एटॉमिक बॉम्ब्स करे। 1998 में जब एटॉमिक बॉम्ब्स हुए तो अब्दुल कदीर खान को लीड नहीं बनाया गया जबकि किसी और को लीड बनाया गया, जिसकी वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत से और साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे जिसमें जीडी आलम का नाम भी आता है, तस्नीम शाह का नाम भी आता है, अब्दुल कदीर खान का नाम भी आता है और समर मुबारकमंद का नाम भी आता है। लेकिन शगाई 1 का जो मेजर क्रेडिट था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास चला गया जो कि उनके दूसरे कोलीग्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। अब 1998 को पाकिस्तान ने एटॉमिक बॉम्ब्स भी कर दिए, दुनिया को पता भी चल गया, हम एटॉमिक एनर्जी वाली कंट्री डिक्लेयर भी हो गए और यूएस चाहता था कि हम ये चीज़ ना करें, तो यूएस हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया।
अब इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि हमने पाकिस्तान को नीचे रखना है या ये करना है। इसके पीछे एक रीजन में इंस्टेबिलिटी को बेसिकली कांस्टेंट रखा जाने के लिए कहा था कि जो हमारा रीजन है वो स्टेबल रहे और इसमें इंस्टेबिलिटी ना आए, कोई भी बंदा कहीं पे भी उठकर न्यूक्लियर टेस्ट करना ना शुरू हो जाए। दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन और यूएस ने इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट किया था और इस चीज को रेजिस्ट किया था। मई 1998 को जब इंडिया ने पोखरान टेस्ट किए तो इंडिया ने भी उसका जवाब देने के लिए 28 मई को न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सी कंट्रीज जो है वो हमारी खिलाफ हो गई थी। अब जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम तो सक्सेसफुल कर दिया तो उन पर इल्जाम लगाया जाने लगा कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे मुल्कों को भी देना शुरू कर दी है, लेकिन छुप छुप कर। अब ये सारे इल्जाम कुछ इस तरह के थे कि ये वो काम सीक्रेटली कर रहे हैं जिसे एक न्यूक्लियर स्मगलिंग नेटवर्क यानी न्यूक्लियर चीजें छुपा कर बेचने का काम कहा जाता है। 2003 में जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि पूरी दुनिया का एटॉमिक एनर्जी से डील करती है, ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन की। अब ईरान में भी जब न्यूक्लियर प्रोग्राम हो रहे थे कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने की और उस पर पता लगा कि वहां पर एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने कहा कि जब मैंने प्लान देखा तो मैं 10 मिनट में ही समझ गया था कि ये वही डिजाइन है जो यूरेनको ग्रुप में डिजाइन हुआ था और ये वही डिजाइन है जो डॉक्टर कदीर खान यूरोप से लेकर आए थे। अब ये इल्ज़ाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर लगा दिया गया कि जो एटॉमिक एनर्जी का काम ईरान में हो रहा है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के डिज़ाइन पर ही हो रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ईरान ने खुद बता दिया कि हमने ये बेसिकली जो प्लान है वो दूसरे मुल्क से ही इंपोर्ट किया है। और लीबिया ने भी अपने एटॉमिक एनर्जी को बेसिकली प्लान कर रहे थे, लीबिया में भी हो रहा था, उन्होंने भी अपना खुद से ही इकरार कर लिया कि हम बेसिकली न्यूक्लियर प्लान्स बना रहे हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन में उसी टेलर का बैग मिला जहां से इस्लामाबाद से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने कपड़े सिलवाया करते थे। और आईएससी ने भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कुछ खुफिया खत पकड़ लिए जिनमें साफ साफ मेंशन था कि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मेरा नाम ना लिया जाए, जबकि जो लोग मर गए हैं उनका नाम लिया जाए। तो उस वक्त पूरी दुनिया के सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का न्यूक्लियर स्मगलिंग नेटवर्क का राज खुल गया, जो कि बेसिकली इल्ज़ाम था या हकीकत था या आज तक नहीं पता। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरी दुनिया में ये जाना जाने लगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान से न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज। अब जब पूरी दुनिया में ये पता लगने लगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये कर रहे हैं तो अमेरिका ने परवेज़ मुशर्रफ से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तलब किया। अब परवेज़ मुशर्रफ का यहाँ पे बहुत अहम किरदार था क्योंकि उन्होंने बेसिकली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस सब से बचाया था। कहा जाता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा न्यूज़ में आता है और ऐसा हमारे सामने वेबसाइट्स में आता है, डॉक्यूमेंट्रीज में आता है, दोनों चीज़ों में ये आता है। लेकिन इसकी डिटेल भी हम आगे देखेंगे कि क्या ऐसा था या नहीं था। लेकिन उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में मार्शल लॉ की वजह से थे और अमेरिका में ने बेसिकली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तलब करना शुरू कर दिया कि हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ से अमेरिका ने जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डिमांड की तो उन्होंने इनको इससे हवाले करने के बजाय कोई और हल सोचना शुरू कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज़ मुशर्रफ की एक 1-to-1 मीटिंग हुई बेसिकली, जिसके अंदर क्या हुआ कोई भी नहीं जानता क्योंकि उसके अंदर न्यूज़ एंकर भी नहीं थे, उसके अंदर कोई भी तीसरा बंदा नहीं था और ये सिर्फ 1-to-1 मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग से रिलेटेड दोनों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज़ मुशर्रफ के दोनों के अलग अलग नजरिए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस मामले में कहते हैं कि मेरी फैमिली के बारे में मुझे धमकियां दी गई, मुझे मेरी जिंदगी के बारे में धमकियां दी गई और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे मानना पड़ा कि ये सब काम मैंने किए। जबकि परवेज़ मुशर्रफ का बयान इससे मुख्तलिफ था और वो कहते थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुझसे वहां पर बैठ के माफी मांगी थी और मुझे कहा था मुझसे गलती हो गई है और इसका कोई हल निकालिए काइंडली। तो इन दोनों की 1-to-1 मीटिंग के जो स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट थी और कोई नहीं जानता कि किसकी सही थी। इसी दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्लामाबाद में हाउस में अरेस्ट पर रखा गया और इस मीटिंग के बाद उन्होंने टीवी पर आकर कॉन्फेस किया कि वो इल्लीगल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहे थे जहां पर डिफरेंट कंट्रीज में ये सीक्रेट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। मतलब उन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स और टेक्नोलॉजी ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया जैसे मुल्कों को बेची थी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें माफ़ कर दिया। ये कहा कि मैं AQ खान और दुनिया के दरमियान खड़ा
पढ़ा हूँ, और ये भी कहा कि दुनिया के हर मुल्क ने एटॉमिक टेक्नोलॉजी चोरी ही की है किसी ना किसी से, बशमूल अमेरिका के, सोवियत यूनियन से। मतलब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले एटॉमिक एनर्जी चोरी की और दूसरे मुल्कों से सोवियत यूनियन ने ली, तो आप पाकिस्तान को इल्ज़ाम क्यों देते हैं? क्योंकि अगर उन पर प्रॉपर केस चलाया जाता तो सियासी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती थी। माफ़ी के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान काफ़ी साल तक हाउस अरेस्ट में रहे। 2009 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 फरवरी 2009 को उन्हें फ्री सिटीजन डिक्लेयर कर दिया। मतलब उनका हाउस अरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन कुछ सीक्रेट सिक्योरिटी मेजर्स फिर भी लगे रहे उन पर। इससे पहले 2007 में प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने उनकी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सर्विसेज को ट्रिब्यूट पेश किया। 2012 में डॉक्टर खान ने एक पॉलिटिकल पार्टी का भी लॉन्च किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जो कि बुरी तरह फेल हुई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर के तौर पर जाने जाते थे, उनका इंतकाल 10 अक्टूबर 2021 को हुआ। उनकी उम्र 85 ईयर्स थी और वो कोविड-19 और लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में अगस्त 2021 से एडमिट थे। उनकी वफात के बाद उनके लिए स्टेट फनरल फैसल मॉस्क में रखा गया, जहां हज़ारों लोगों ने उन्हें आखिरी खिराज तहसीन पेश किया। ये उनकी वसीयत भी थी कि उन्हें H8 ग्रेवयार्ड इस्लामाबाद में दफन किया जाए। पाकिस्तान के उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें नेशनल आइकन करार दिया और कहा कि उनके एफर्ट्स की वजह से ही पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है, जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। बेशक दुनिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जैसे भी जानती थी, बेशक उनके खिलाफ जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे, बेशक वो सही थे, बेशक वो गलत थे, उनके पीछे क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, लोग जो भी कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो पाकिस्तान के हीरो थे। उन्होंने और बहुत से साइंटिस्ट ने साथ मिलकर पाकिस्तान को वो पावर दी जिसकी वजह से आज भी हम दुनिया में सर उठाकर जीते हैं। आज भी किसी भी एटॉमिक पावर की जब लड़ाई होती है, जब भी आपस में कोई जंगें होती हैं, तो हम सर खड़ा कर खड़े होते हैं कि हम भी एटॉमिक एनर्जी हैं, और कुछ भी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रीजनल इंस्टेबिलिटी रीजन में आई तो हमारे पास भी पावर है कि हम उसे डिफेंड कर सकें। तो ये वीडियो एक ट्रिब्यूट थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, और उनकी एक लाइफ स्टोरी, एक बायोग्राफी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं अपने कंटेंट को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करूं, इसकी रिसर्च को इंप्रूव करूं, इसके कंटेंट को इंप्रूव करूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।